मित्रों, पिछले दिनों मैं आप लोगों को चोल एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में बहुत ही थोड़ा बताया था। बस इतना बताया था आप लोगों को कि चोल एडमिनिस्ट्रेशन या चोल राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था और कितनी पॉलिटिकल यूनिट्स थीं। तो चोल राज्य में सबसे बड़ी इकाई मंडलम हुआ करती थी। मंडलम के बाद कोट्टम अथवा वलनाडु, वलनाडु के बाद नाडु और नाडु के पश्चात कुर्रम, जो परगना की आधुनिक परगना की भांति होती थी, ग्राम संघ होता था और सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो चोल शासक थे उनका राज्याभिषेक 4 महत्वपूर्ण नगरों में होता था: तंजौर, कांची, गंगईकोंड चोलपुरम और चिदंबरम। आप जानते हैं कि गंगईकोंड चोलपुरम नगर को राजेंद्र चोल ने बसाया था। जो ग्राम था चोल प्रशासन का सबसे छोटा, सबसे निचला यूनिट था और ग्राम प्रशासन चोल साम्राज्य की सबसे उत्तम व्यवस्थाओं में से एक थी। उसको एप्रिसिएशन आधुनिक समाज आज भी मिलता है। तो मैं आप लोगों को ये 2 तरह के अधिकारियों के विषय में भी मैं बताया था। एक पेरुनंदनम जो उच्च कोटि के अधिकारी होते थे और शिरुनंदनम जो अधीनस्थ अधिकारी होते थे। ये भी मैं आप लोगों को बताया था कि उडनकुट्टम नामक अधिकारी राजा के निकट रहने वाले अधिकारी होते थे और राजा का आदेश मौखिक प्रायः होता था, जिसे ओले नामक अधिकारी उसका कच्चा मसौदा तैयार करता था और प्रायः उसके आदेश मौखिक होते थे। वह शान व शौकत से रहता था, आमोद प्रियता उसे पसंद थी और जब वो भोज और जब उसका दरबार लगता था तो नृत्य गायन का पूरा का पूरा व्यवस्था होता था। अब मैं आता हूँ ग्राम प्रशासन की ओर। जो 2 तरह के ग्राम होते थे, एक तो अग्रहार ग्राम जो ब्राह्मणों या विद्वान लोगों के ग्राम होते थे। इन्हें ब्रह्मदेय एवं मंगलम भी कहा जाता था। बच्चों इसे याद रखिएगा क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है, ब्रह्मदेय और मंगलम। इसमें जो सभा होती थी उसे कहते थे सभा। सामान्य ग्राम दूसरे श्रेणी के थे जिसकी सभा को कहते थे आलुगणम अथवा गणम। आलुगणम अथवा गणम। इसकी जो सभा होती थी उसे कहते थे उर इसकी सभा थी। प्रत्येक ग्राम 30 वार्डों में विभक्त था और इसमें समितियां होती थी, जो लगभग 6 समितियां प्रत्येक ग्राम में होती थी और इन समितियों को वारियम नाम दिया गया है। वारियम की संज्ञा इन्हें दी गई है, वारियम। अब प्रश्न उठता है कि जो सभा का मुख्य काम था ग्राम सभा का, वो चाहे आलुगणम हो अथवा सभा हो, उसका काम था जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना। मुख्य कार्यों में से एक था। अब अक्सर ये पूछा जाता है कि कौन कौन से सदस्य हो सकते थे वारियम के। तो मित्रों, 35 से 70 वर्ष के आयु वाले लोग उसके सदस्य हो सकते थे, पूरे ग्राम के सदस्य होते थे और उन्हीं में से वारियम के सदस्य चुने जाते थे। प्रायः प्रत्येक समिति में से, यानी प्रत्येक वार्ड में से एक व्यक्ति समिति के लिए चुना जाता था। बड़ा वार्ड होता था तो 2 सदस्य का भी चुनाव होता था। उनके लिए जो योग्यता थी वो प्रायः 1/4 बेली भूमि उनके पास होना चाहिए, बेली। अब बेली भूमि माप की इकाई थी बेली। भूमि माप का एक और मानक था, उसे कहा जाता था निवर्तन। निवर्तन
ये चोलों नहीं, पूर्व मध्यकाल में तक निवर्तन एक भूमि माप की इकाई होती थी, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी विशेषता होनी चाहिए, वो नेक होना चाहिए, यानी सदचरित्र होना चाहिए, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। क्या अर्थ है? यानी पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्या संपन्नता हर सदस्य में होनी चाहिए, विद्या होनी चाहिए, उसका अपना आवास होना चाहिए। तो देखिए, ये रहा सकारात्मक चीज, यानी इतना बेली 1.5 एकड़ के करीब भूमि होनी चाहिए, नेक दिल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, आवास होना चाहिए। अब दूसरी तरफ क्या नहीं होना चाहिए? अपराधी चरित्र का नहीं होना चाहिए, सजाए याफ्ता नहीं होना चाहिए, और शूद्रों यानी निम्न वर्ण का संपर्की यानी उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। मित्रों, ये जो विद्या संपन्नता यानी दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसके पास भूमि अथवा आवास अवश्य होना चाहिए, ये योग्यताओं में होना था उसके में। अब समिति के पास क्या अधिकार था या सभा के पास क्या अधिकार था? सभा बैंकिंग का काम करती थी। महत्वपूर्ण बात ये कि सभा बैंकिंग का काम करती थी, यानी लोग ब्याज पर सभा के पास धन जमा करते थे, अवधि पूर्ण होने पर ब्याज केवल ब्याज दे देती थी समय समय पर, अथवा ब्याज के सहित मूलधन भी लौटा देती थी। अब जो सभी अक्षय निधियां यानी तालाब, वृक्ष, कुएं और जो ग्राम सभा की भूमि होती थी, चारागाह भूमि, उस पर अधिकार होता था सभा का, ग्राम सभा का, जिसे सभा अथवा उर कहते थे अथवा आलुगणम कहते थे, उसका अधिकार था। वो किसी भी अपने पास की भूमि को जनहित में बंधक रख सकती थी, बेच सकती थी, उसका अन्य कार्यों में न्याय करना यानी सामान्य झगड़ों का वह निपटारा करती थी, कर वसूलना, कर की वसूली करती थी, बिष्ट कहते हैं बेगार को, बेगार भी किसी से जो वयस्क है उससे वह ले सकती थी बेगार। कर वसूलना महत्वपूर्ण कार्य था, और इन करों का कुछ भाग वो केंद्र को भेजती थी, केंद्रीय सत्ता को भेजती थी। जब तक केंद्रीय सत्ता को कर भेजती रहती थी, केंद्र ग्राम प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। केंद्र 2 स्थितियों में ग्राम सभा में हस्तक्षेप करता था। एक तो बात ये थी कि अंतः कलह या आपसी सदस्यों में आपसी झगड़े या विवाद बहुत बढ़ जाते थे कि अराजक स्थिति उत्पन्न होती थी, तो केंद्र हस्तक्षेप करता था। दूसरी बात ये कि यदि आप दूसरी बात ये कि यदि कर वसूल कर केंद्र का भाग नहीं पहुंचता था, तब भी वो हस्तक्षेप करता था। अब कर जो है वो बहुत ही कड़ाई के साथ वसूली जाती थी, और इसके लिए काफ़ी यानी जो कर नहीं देता था उसके ऊपर तरह तरह का दंड, धूप में खड़ा करना या उसे कोड़े लगवाना, ये होता था। लेकिन यदि 3 वर्ष तक कोई भूमिदाता भूमि मालिक कर नहीं देता था, तो उसकी जमीन ग्राम सभा जब्त भी कर सकती थी, जब्त कर लेती थी। और उसे जनहित में बेच भी सकती थी। अब आइए न्याय व्यवस्था। चोलों की न्याय व्यवस्था अत्यंत उदार है, और बहुत बड़े बड़े अपराधों में प्रायश्चित, जैसे मंदिर में रोज दीप जलाना
या सड़कों की सफाई कर में नियुक्त करा लेना या बाग में पानी देने का काम ले लेना, तो प्रायः प्रायश्चित होता था नरवध के रूप में। लेकिन जो राष्ट्रद्रोह होता था या राज्य द्रोह होता था उस पर मृत्युदंड दिया जाता था, उसे माफ नहीं किया जा सकता था। लेकिन अकाल के समय में करों को माफ भी कर दिया जाता था। अकाल के समय में 2 बार अकाल भी पड़ा था, एक तो राजराज तृतीय के काल में और दूसरा कुलोत्तुंग के काल में विद्रोह हुआ था, और इसी कारण कुलोत्तुंग ने सभी के काफी करों को माफ कर दिया था। और कुलोत्तुंग प्रथम इतिहास में या चोल राजवंश में करों को हटाने वाले शासक के रूप में जाना जाता था। ये याद रखिएगा कि कुलोत्तुंग प्रथम ने बहुत सारे करों को निरस्त किया, वह करों को हटाए जाने वाले के रूप में देखा जाता था। भूमि की माप बड़ी मात्रा में कराई थी राजराज प्रथम ने, और 2 बार अपने पूरे राज्य की भूमि माप कराई थी कुलोत्तुंग प्रथम ने। ये 2 काम महत्वपूर्ण था। सिंचाई के संसाधनों का विकास राजेंद्र प्रथम ने अपने काल में किया था, और उसने बड़ा सा तालाब बनवाया था केवल किसानों की सिंचाई की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए। और आप जानते हैं कि भूमि कर महत्वपूर्ण करों में से एक था, प्रमुख राजस्व का स्रोत था। न्याय व्यवस्था में दिव्य परीक्षा भी ली जाती थी। इसके बाद हम आते हैं धर्म पर, और धर्म 2 तरह का होता था। एक तो नयनार, ये शिव भक्तों को नयनार कहते थे। राजराज प्रथम स्वयं एक उत्साही शिव भक्त था, उसने शिवपाद शेखर की महत्वपूर्ण उपाधि धारण की थी। शिवपाद शेखर की महत्वपूर्ण उपाधि धारण की थी। शिव के भक्ति गीतों का संकलन नंबी आंडार नंबी ने किया था। इसको याद रखिएगा, नंबी आंडार नंबी। राजगुरु के पद पर प्रायः शैव ही नियुक्त किए जाते थे, और जैसे राजराज प्रथम के जो गुरु थे वो शैव ईशान शिव थे। ईशान शिव राजराज प्रथम के गुरु थे, और राजेंद्र प्रथम के गुरु सर्व शिव थे। अलवार, वैष्णव संतों को अलवार कहते थे। इसमें सबसे बड़ा नाम नाथ मुनि है, जिन्होंने न्याय तत्व का प्रणयन किया था, और ये मधुकर कवि के शिष्य थे। मधुकर के शिष्य थे नाथ मुनि। रामानुज एक महत्वपूर्ण नाम है, जिन्होंने विशिष्टाद्वैत दर्शन का उन्होंने प्रणयन किया था, और विशिष्टाद्वैत भारतीय षड दर्शन में एक है। रामानुज यामुनाचार्य के शिष्य थे। कुलोत्तुंग प्रथम बहुत ही बड़ा उत्साही शैव था, और इतना बड़ा उत्साही था कि कहा जाता है कि चिदंबरम मंदिर में लगी हुई विष्णु मंदिर को उसने उठाकर फेंक दिया था, और आचार्य रामानुज के साथ दुर्व्यवहार करने का भी उदाहरण मिलता है। जो कुंदवा थी, जो राजराज की पुत्री थी, उसके संबंध में कहा जाता है कि वह बहुत ही उदार थी। उन्होंने शैव, वैष्णव और जैन तीनों ही प्रकार की मंदिरों का निर्माण कराया था। उत्साही शैव अवश्य थे चोल, लेकिन इससे लगता है कि और धर्मों का भी ख्याल रखते थे, और धर्मों से विद्वेष नहीं था। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बात, एक तो कला के संबंध में। और इससे पहले कि और कला के विषय में मैं बताऊं, राजराज प्रथम द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर
जो तंजौर में है, जिसे राज राजेश्वर के नाम से बुलाया जाता है, यह एक अद्भुत मंदिर है और इसकी सादगी और इसका बृहदाकार रूप आज भी आकर्षण का केंद्र है। यह एक प्रतीकात्मक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे चित्र दीर्घा भी कहा जा सकता है और इसमें दो चीज़ें, एक तो त्रिपुरांतक शिव यानी शिव की लीलाओं से संबंधित विभिन्न रूपों का इसमें उल्लेख हुआ है, यानी नटराज, लिंगोद्भव, अर्धनारीश्वर, भैरव, सभी रूपों का शिव के उल्लेख इसमें अंकन हुआ है। इसके अतिरिक्त गजलक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, गणेश की प्रतिमाओं का भी इसमें अंकन मिलता है। एक बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रतीकात्मक दृष्टि से भी और सुंदरता की दृष्टि से भी, वो ये है शिव का त्रिपुरांतर रूप। तीवरम एक शैव गीतों का संग्रह है, दर्शन का संग्रह है, उसमें शिव के त्रिपुरांतक कथा का उल्लेख है। चित्र में जो शिव हैं वो रथ पर आरूढ़ हैं और बाण चला रहे हैं। बाण जो है वो स्वयं अग्नि है, जो धनुष है वो मंदार पर्वत है। रथ के सारथी के रूप में स्वयं ब्रह्मा विराजमान हैं और रथ के पहिए के रूप में वेद हैं और आगे आगे स्वयं विष्णु असुरों का ध्यान भटका रहे हैं। यह गजब का प्रतीकात्मकता है। एक तरफ ये कि शिव के अधीन सभी देवताओं का दिखाने का प्रयत्न है और सामने शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में स्वयं राज की मूर्ति सपरिवार उपस्थित है। सबसे बड़ा भक्त के रूप में स्वयं उसका चित्र वहाँ बना हुआ है। तो दूसरी तरफ पूरा जो सभी राजा हैं वो उसी तरह राज प्रथम के अधीन हैं जिस तरह से शिव के अधीन देवता हैं। यहाँ सामंतवाद का भी प्रतीकात्मकता है और अधीनस्थ का भी धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और धार्मिक दृष्टि के साथ साथ राज के साथ भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि विजयालय ने स्वयं नारतामलाई में एक मंदिर का निर्माण कराया था, चोलेश्वर, जो वर्गाकार है और प्राकार और वृत्ताकार गर्भगृह है। विमान 4 मंजिला है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो 500 फीट लंबाई और 250 फीट उसकी चौड़ाई है। ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है। आधार उसका 80 फीट है और ऊपर 190 फीट, यानी एक के ऊपर एक लगभग 18 मंजिला का विमान है। स्वयं गंगईकोंड चोलपुरम में एक शिव मंदिर जिसे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, वह भी महत्वपूर्ण है। 8 मंजिला है, विमान युक्त है, पिरामिडाकार है, आधार 100 फीट है और ऊपर 86 है। ऐरावत मंदिर इसमें सबसे महत्वपूर्ण है और ऐरावत मंदिर पहिएदार है, पहिएदार मंदिर है। ये संभवतः रथ मंदिरों से इसे का अनुकरण किया गया है। रथाकार मंदिर बनाने का यह इसमें प्रयत्न है। तो मित्रों, ये जो सभी एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उत्तर मेरू अभिलेख में अधिकांश एडमिनिस्ट्रेशन उसका उत्तर मेरू अभिलेख में मिलता है। बहुत सारे बंदरगाहों पर दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और जो द्वीप समूह थे जो शैलेंद्र वंशी शासकों के अंतर्गत थे,
उस पर आधिपत्य भी स्थापित था, इसलिए पर्याप्त संपन्नता थी। चोल शासकों ने स्वर्ण, रजत एवं ताम्र मुद्राओं को चलाया था और चोल शासन की कला की सबसे महत्वपूर्ण कृति है नटराज प्रतिमा। चोलों को शिव के साथ बहुत ही लगाव था। इसके साथ ही अत्यंत संक्षेप में मैंने आपको चोल एडमिनिस्ट्रेशन बताया। एक बात और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये अक्सर कम से कम याद आ गया मुझे, 2 बार आईएएस के एग्जाम में पूछा है कि चोलों में नगद वेतन देने की परंपरा नहीं थी, भूखंड के रूप में वेतन दिया जाता था और वेतन को और उस भूखंड को कहा जाता था जीवित कहा जाता था, जीवित अथवा जीवितम। ये चीज 2 बार मैंने देखा है कि आईएएस में पूछा जाता है कि चोल सेनापति को दिए जाने वाले भूखंड को क्या कहते थे, तो बच्चों जीवितम कहते थे। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके समक्ष और भी लेकर आऊँगा। मैं पूरा भारतीय इतिहास आप लोगों के समक्ष YouTube पर वीडियो के माध्यम से रख देना चाहता हूं और आशा है कि आपके पास कोई सुझाव हो और संपन्न करने के लिए तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो पर अवश्य दीजिएगा, मैं उसका पालन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।